नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जीवन के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स की। ये वो मौलिक कण हैं जो हर जीवित चीज का आधार हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर छोटे से छोटे बैक्टीरिया। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर पूरे की पूरी जिंदगी, हर जीव सिर्फ 4 अक्षरों की एक भाषा में लिखा गया हो। यही 4 अक्षर तय करते हैं कि एक फूल का रंग क्या होगा या एक पक्षी कैसे गाएगा। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि यही जीवन की हकीकत है। और इस भाषा का हर एक अक्षर, हर लेटर असल में एक न्यूक्लियोटाइड है। ये वो छोटे छोटे अणु हैं जो एक साथ जुड़कर जीवन की विशाल निर्देश पुस्तिका बनाते हैं, जिसे हम डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं। तो आइए आज इन्हीं न्यूक्लियोटाइड की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ठीक है, तो ये एक अक्षर आखिर बनता कैसे है? एक न्यूक्लियोटाइड की बनावट को समझने के लिए हमें इसके 3 मुख्य हिस्सों को देखना होगा। इसे कुछ ऐसे समझते हैं। सबसे पहले है नाइट्रोजनस बेस। ये है हमारा असली अक्षर, जैसे ए, टी, सी या जी। फिर आता है पेंटोज शुगर। मान लीजिए ये वो कागज है जिस पर ये अक्षर लिखा है। और आखिर में है फॉस्फेट ग्रुप, जो एक बाइंडर क्लिप की तरह काम करता है और इन सारे कागजों को एक साथ जोड़कर रखता है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तब जाकर एक पूरा न्यूक्लियोटाइड तैयार होता है। अब मजे की बात यह है कि इन अक्षरों के भी 2 अलग-अलग परिवार हैं। एक तरफ हैं प्यूरीन, जैसे एडेनिन ए और गुआनिन जी, जिनकी बनावट में 2 रिंग होते हैं, तो ये थोड़े बड़े होते हैं। दूसरी तरफ हैं पिरिमिडीन, जैसे साइटोसिन सी, थाइमिन टी और यूरेसिल यू, जिनकी बनावट में सिर्फ 1 रिंग होती है। उनके आकार का ये अंतर आगे चलकर बहुत मायने रखता है। अच्छा, यहाँ एक आम कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है? बहुत आसान है। जब सिर्फ बेस और शुगर एक साथ होते हैं तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लेकिन जब वो बाइंडर क्लिप यानी फॉस्फेट ग्रुप भी आकर जुड़ जाता है, तब वो एक पूरा काम करने लायक न्यूक्लियोटाइड बनता है, जो ऊर्जा बनाने और सिग्नल भेजने जैसे बड़े काम कर सकता है। तो अब जब हम एक एक अक्षर की बनावट समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये अक्षर आपस में जुड़कर जीवन की वो विशाल किताब यानी डीएनए और आरएनए कैसे तैयार करते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से खास केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं, जिसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है। ये बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर को अगले के फॉस्फेट ग्रुप से मजबूती से जोड़ता है और इसी तरह एक लंबी लचीली चेन बनती जाती है। इसी चेन को हम शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। ये बिल्कुल जीवन की किताब की रीढ़ की हड्डी की तरह है। और डीएनए में इन अक्षरों के जुड़ने के कुछ बहुत पक्के नियम हैं जो कभी नहीं टूटते। एडेनिन ए हमेशा और हमेशा सिर्फ थाइमिन टी के साथ ही जोड़ी बनाता है, वो भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। और गुआनिन जी हमेशा साइटोसिन सी के साथ जुड़ता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। इन्हीं नियमों की वजह से डीएनए को उसकी मशहूर डबल हेलिक्स शेप और बेमिसाल स्थिरता मिलती है। तो डीएनए और आरएनए, इन 2 मास्टर मॉलिक्यूल्स में आखिर मुख्य अंतर क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो इनकी बनावट का है। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड घुमावदार सीढ़ी जैसा होता है, जो हमारी सारी जेनेटिक जानकारी को एक मजबूत तिजोरी की तरह संभाल कर रखता है। वहीं आरएनए ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये उस तिजोरी से निकली एक फोटोकॉपी की तरह है, जो निर्देश लेकर असल काम करवाने जाता है। दूसरा फर्क है इनकी शुगर में। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए में राइबोज। और आखिर में एक अक्षर का भी फर्क है। डीएनए में जहां थाइमीन टी होता है, आरएनए उसकी जगह एक नया अक्षर इस्तेमाल करता है जिसका नाम है यूरासिल यू। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। न्यूक्लियोटाइड का काम सिर्फ जेनेटिक कोड बनाना ही नहीं है। ये तो कहानी का बस एक पहलू है। असल में ये छोटे अणु जीवन की ऊर्जा और संचार के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। मिलिए एटीपी से, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी एक न्यूक्लियोटाइड ही है और इसे हमारी कोशिकाओं की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी कहा जाता है। मतलब जैसे हमें कोई भी काम करने के लिए पैसे चाहिए, ठीक वैसे ही हमारी कोशिकाओं को हर छोटे बड़े काम के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो ये एटीपी करता क्या है? अरे इसके काम तो अनगिनत है। ये मांसपेशियों को सिकोड़ने में मदद करता है, दिमाग में नर्व इंपल्स भेजता है और शरीर में नए अणु बनाने के लिए ऊर्जा देता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये रिचार्जेबल है। जब कोशिका ऊर्जा इस्तेमाल करती है तो एटीपी अपना एक फॉस्फेट देकर एडीपी बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक फुल चार्ज बैटरी थोड़ी लो हो जाती है।
फिर जब हम खाना खाते हैं तो उससे मिली ऊर्जा से कोशिका उस एडीपी में वापस एक फॉस्फेट जोड़कर उसे फिर से फुल चार्ज यानी एटीपी बना देती है। ये चार्ट न्यूक्लियोटाइड्स की असली रेंज दिखाता है। ये सिर्फ जेनेटिक कोड बनाने वाली ईंटें नहीं हैं, ये सेल का पावर हाउस एटीपी भी हैं, ये सेल के अंदर संदेश पहुंचाने वाले पोस्टमैन सीएमपी भी हैं, और ये मेटाबॉलिज्म की फैक्ट्री में काम आने वाले जरूरी औजार NAD+ भी हैं। सच कहें तो ये मॉलिक्यूलर दुनिया के असली स्विस आर्मी नाइफ हैं। अब चलिए इस विज्ञान को लैब से बाहर लाते हैं और देखते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड हमारी सेहत, दवाओं और बीमारियों पर सीधा असर कैसे डालते हैं। जब इस कोड में कोई गड़बड़ी होती है तो क्या होता है? इसका एक अच्छा उदाहरण है गाउट। जब प्यूरिन वाले न्यूक्लियोटाइड शरीर में टूटते हैं तो यूरिक एसिड बनता है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए तो ये जोड़ों में क्रिस्टल बनकर जमा हो जाता है, जिससे गाउट नाम की एक बेहद दर्दनाक बीमारी होती है। पर अच्छी बात यह है कि विज्ञान ने इस कोड को हैक करने के तरीके भी ढूंढ लिए हैं। HIV के इलाज में इस्तेमाल होने वाली AZT जैसी एंटीवायरल दवाएं असल में नकली न्यूक्लियोटाइड होती हैं। वायरस इन्हें गलती से अपनी जेनेटिक चेन बनाने में इस्तेमाल कर लेता है और बस उसकी कॉपी बनने का प्रोसेस वहीं का वहीं ठप हो जाता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ठीक उसी तरह कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई कीमोथेरेपी दवाएं भी न्यूक्लियोटाइड को ही अपना निशाना बनाती हैं। देखिए, कैंसर कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं, जिसके लिए उन्हें ढेर सारे नए DNA की ज़रूरत होती है। ये दवाएं शरीर में नए न्यूक्लियोटाइड बनने की प्रक्रिया को ही रोक देती हैं, जिससे कैंसर कोशिकाओं का बढ़ना धीमा पड़ जाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? न्यूक्लियोटाइड सिर्फ अक्षर नहीं हैं, ये जीवन के जेनेटिक कोड की नींव हैं। ये हमारी कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुंचाने वाले मुख्य वाहक हैं, ये ज़रूरी संदेश वाहक हैं और मेटाबॉलिज्म का एक अभिन्न अंग हैं। और ये मानव रोगों और आधुनिक चिकित्सा दोनों के केंद्र में हैं। तो आखिर में एक सवाल, अगर न्यूक्लियोटाइड ही जीवन का कोड है, तो हम इंसान इस कोड के साथ अगला अध्याय क्या लिखने वाले हैं? जेनेटिक्स, मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी का पूरा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?